वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। तो जो हमारे आरएस प्रीलिम्स की श्रृंखला चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज 2016 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, क्वेश्चन पेपर रहा था, उसको हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए बिल्कुल कि हौसले तो सिकंदर के भी आली थे, पर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज इसी के साथ में। तो आ जाइए आप सभी, पहले क्वेश्चन के साथ हम जाएंगे और पहला ये क्वेश्चन बेहद ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है। चलिए पढ़िए, आवाज़ आ रही है सभी को? क्लियर है वॉइस? कभी कभी हो जाते ना आवाज़ नहीं आती जो। चलो बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में आज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, इनमें से कौन सा नगर है जो महाभारत में महाभाष्य दोनों के अंदर देखने को मिलता है? विराटनगर, मध्यमिका नगरी, कांक्रोट और रेड। जब तक मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी विराट को लेकर, किसको लेकर के? विराट को लेकर के। तो हम सभी को पता है ये विराट कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जिसे हम बैराट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से बौद्ध स्तूपों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? बौद्ध स्तूपों के साक्ष्य मिले हैं। यहीं पर यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है? यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और यहीं पे बात करूं मैं, पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्या हुई हैं? पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इतना याद रखना, बैराट जो कि जयपुर में है, बौद्ध स्तूप, यूनानी शासक मिनांडर, पंचमार्क मुद्राएं और भी कई शासकों के यहाँ से देखने को साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर भाब्रू के अंदर जो अशोक का शिलालेख है वो मिलता है। ठीक है ना? तो ये तो थी विराट को लेकर के बात। आगे बात करें हम रेड को। रेड कहाँ है? जो मालव जनपद की राजधानी थी और प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोहे का खनन अधिक देखने को मिलता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है ना? इतना इससे याद रखना। नेक्स्ट मैं आगे बात करूँ आपसे मध्यमिका की, और मध्यमिका की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, या इसी को नगरी बोलते हैं, और ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलता है। बात करें हम इस मध्यमिका से, किससे? मध्यमिका से। तो यहाँ से हमें प्राचीन महाभारत और महाभाष्य दोनों के साक्ष्य उल्लेखित दिखाई देते हैं। कहाँ से? मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर से। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है वो कौन सा है? घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बैसनगर का अभिलेख, बुचकला अभिलेख या घोसंडी अभिलेख। इनके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा अभिलेख है जो कि प्राचीन किसकी जानकारी कर रहा है? भागवत संप्रदाय की। ठीक, किसकी? तो हम बात करें घटियाला शिलालेख की। घटियाला शिलालेख में हमें गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन देखने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन देखने को मिलता है। आगे बात करूं मैं आपसे घोसंडी अभिलेख। घोसंडी अभिलेख भी चित्तौड़गढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ से मिला है। और यहीं से हमें अश्वमेध यज्ञ के, किसके? अश्वमेध यज्ञ के क्या मिलते हैं? साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी ये प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किस स्थान से? तो वो होते हैं घोसंडी अभिलेख से। कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का अंदर का है। ठीक है ना? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, घोसंडी गाँव में। ठीक है ना? तो हमें भागवत संप्रदाय के जो साक्ष्य हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? घोसंडी अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा। राजस्थान के निम्न मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। बताइए। ऑप्शन ए आहड़ का आदिवराह मंदिर, ऑप्शन बी आवानेरी का हर्षद माता का मंदिर, ऑप्शन सी राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। आपको बताना है। तब तक मैं और बात करूं, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, ठीक है ना? एक ये
जो कि ये क्या कहलाता है, गुर्जर प्रतिहार का अंतिम मंदिर माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम मंदिर माना जाता है। उसे खजुराहो के नाम से भी जानते हैं, खजुराहो। और मिनी खजुराहो की बात करते हैं तो हम भंडदेवरा 12 का आ जाता है। कौन सा आ जाता है, भंडदेवरा 12 के अंदर, जिसे हम मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। चलिए आगे और बात करूं मैं आपसे, ऐसे ही आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा कुंभ स्वामी का मंदिर। किसका, कुंभ स्वामी का मंदिर। और एक मिलेगा कालिका का मंदिर, कालिका माता का मंदिर। ये दोनों की दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों की दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं, और चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं। और ये भी किसके हैं, तो ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन है। ठीक है, तो कुंभ स्वामी और कालिका मंदिर, और ये हमारा खिराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार का एक सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है, जिसे हम खजुराहो के, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। आगे बात करूं मैं कि इनमें से कौन सा मंदिर है। क्या आहड़ का आदिबराह मंदिर है, बिल्कुल हमने पढ़ा है, आहड़ का आदिबराह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन है। आवानेरी का हर्षद माता का मंदिर, आवानेरी का हर्षद माता का मंदिर दौसा के अंदर स्थित है। ये आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, राजौड़गढ़ का नीलकंठ मंदिर अलवर के अंदर स्थित है, और ओसिया का मंदिर जोधपुर के अंदर है। ओसिया में एक और मंदिर याद रखना, हालांकि वो गुर्जर प्रतिहार कालीन नहीं है, लेकिन सचियाय माता, कौन सी माता, सचियाय माता का मंदिर भी कहाँ पर है, तो वो भी जोधपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ओसिया का हरिहर मंदिर, और ये सभी के सभी किसके हैं, गुर्जर प्रतिहार कालीन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी इनको लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। वो हमको देखना है कि कौन सा था जो कुंभा के दरबार में नहीं था। बताइए आप, टिल्ला भट्ट, मुनि जिनविजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिनविजय सूरी और नाथा। बताइए आप, जब तक मैं थोड़ा सा कुंभा की बात कर लेता हूँ। जब भी हम कुंभा का नाम पढ़ते हैं तो मेवाड़ में हमें एक प्रतापी शासक के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें हम दान गुरु, हाल गुरु, एक सेकेंड, हाल गुरु, छाप गुरु, अन्य कई नामों से जानते हैं। कुंभा की बात करें तो इनके द्वारा संगीत मीमांसा, संगीत राज जैसे ग्रंथों की रचना की गई थी, जो 5 कोशों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना, और कुंभा मेवाड़ के एक बेहद ही प्रतापी शासक हुए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि इनके में कौन कौन नहीं थे, तो मैं बात करूं इनके टाइम में, एक तो था जयंता, एक था कुंभा। ठीक है, और इनमें से कौन कौन से थे, तो टिल्ला भट्ट बिल्कुल, मुनि सुंदर सूरी बिल्कुल थे, और नाथा बिल्कुल थे। इन्होंने वास्तु मंजरी की रचना की थी। किसकी रचना की थी, वास्तु मंजरी की रचना की थी। किसने, नाथा ने। मुनि जिनविजय सूरी इनके दरबार में नहीं थे। और मुनि सुंदर सूरी की बात करूं तो ये जैन कवि थे। कौन थे, जैन कवि थे। ठीक, तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुनि जिनविजय सूरी कुंभा के दरबार को सुशोभित नहीं करते थे, या इनके दरबार में नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल का संबंध है, वो आपको बताना है कि अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, करौली, चिड़ावा, अलवर और चित्तौड़गढ़। ख्यालें क्या होती हैं, जो लोक नाट्य को प्रस्तुत करती हैं, जो किसी कहानियों पर आधारित होती हैं, उनको हम ख्यालों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ की ख्याल कौन सी है, अली बख्शी, तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल आप बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, चिड़ावा ख्याल शेखावाटी के अंदर प्रचलित है, विशेषकर झुंझुनू, और हम माने तो शेखावाटी प्रदेश में। ठीक, तो इनमें से किसमें है, बिल्कुल सभी के जवाब सही है। ऑप्शन 3 या ऑप्शन 3 करेक्ट होगा हमारा। ठीक है ना, अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है, अलवर से। मैं करौली का एक फैक्ट बताऊं, यहाँ पर कैला माता है, और कैला माता का जो मंदिर है, यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कहाँ पर, कैला माता करौली के अंदर। ठीक है ना, और चित्तौड़ की हमने बात करी ली। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ जो है, यहाँ एक किला है चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि मैसा के पठार पर बना हुआ है,
और मैसा के पठार पर बने होने के साथ में बेड़च की जो नदी है वो वहाँ से प्रवाहित होती है और चित्तौड़गढ़ शहर बेड़च नदी के किनारे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है वो आपको बताना है। कालबेलियाओं से, सहरियाओं से, भील से या तेरह ताली से। जब तक मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, भीलों के नृत्य को लेकर के, भीलों के नृत्य को लेकर के, तो याद करें गैर गवरी युद्ध द्विचक्री, युद्ध द्विचक्री, नेजा घूमरा हाथी मना, नेजा घूमरा हाथी मना, हाथी मना, ये सभी के सभी किसके हैं, तो ये सभी के सभी किसके हैं, तो ये सभी भीलों के हैं। कौन कौन से, गैर गवरी युद्ध चक्री और नेजा घूमरा हाथी मना। आगे बात करूं मैं भीलों की, भीलों का हो गया हमारा। आगे बात करूं मैं कालबेलियाओं की, तो कालबेलियाओं के देखने को मिलते हैं हमें, कालबेलियाओं के एक तो संकरिया, संकरिया, पणिहारी, पणिहारी, इंडोनी, ये सभी के सभी किसके देखने को मिलते हैं, कालबेलियाओं के देखने को मिलते हैं। आगे बात करूं मैं सहरियाओं का, तो सहरियाओं का एक नृत्य याद रखना, शिकारी नृत्य। तेरह ताली की बात करूं तो कामड़ पंथ की जो महिला हैं, बाबा रामदेव कर, जो रामदेव जी का मेला है वहाँ पर ये नृत्य करती हैं। कब, बाबा राम के देव जी के मेला में। ठीक है, तो ये कामड़ पंथ से आपको याद रखना है। एक बात करूं मैं सहरियाओं को लेकर के, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, तो राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन है, तो वो है हमारी कौन सी, तो वो है सहरिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए इसका आंसर हो गया, बिल्कुल बताने का प्रयत्न करें, बिल्कुल, एक मिनट। चलिए पुनः शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। चलिए हम बात कर रहे थे संकरीय नृत्य की, तो संकरीय नृत्य में हमने इनके नृत्यों के बारे में जान लिया था और इसके बारे में बताया गया था कि ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है, वो कौन सी है, तो वो है सहरिया। अब इसकी बात करते हैं, ये पाई कहाँ जाती है, तो ये एक जिला है बारां, कौन सा, बारां। बारां में दो तहसील हैं, एक तो किशनगंज और दूसरा शाहाबाद, कौन सा, शाहाबाद। तो किशनगंज शाहाबाद के अंदर हमें ये जनजाति देखने को मिलती है। ठीक, ये याद रखना। और इनका जो प्रसिद्ध मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला जिसे आदिवासियों का लघु कुंभ कहा जाता है और सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है, ये लगता है आपके सीतावाड़ी धाम कैलवाड़ा में, सीतावाड़ी धाम कैलवाड़ा के अंदर। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे संकरीय नृत्य की, किसका है, कालबेलियाओं का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, पुंडरीक विट्ठल की रागमाला, पंडित भावभट्ट की संगीत राज, कुंभा की काल कल्पद्रुम, उस्ताद चांद खान की राग चंद्रिका। इनमें से बताइए कौन सा सुमेलित है। इसकी हम बात कर ही चुके हैं, संगीत राज है, ये महाराणा कुंभा की रचना है। किसकी है, महाराणा कुंभा की रचना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल पुंडरीक की जो पुंडरीक विट्ठल है उनकी रागमाला है, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य है। पंडित भावभट्ट की संगीत राज नहीं है, राग कल्पद्रुम कुंभा की नहीं है, उस्ताद चांद खान की राग चंद्रिका नहीं है। तो किसके साथ में जाएंगे हम, ए के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हमारे किसान आंदोलन से पूछा गया है और विशेषकर बिजोलिया किसान आंदोलन से सर्वाधिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस बार क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है, वो हमको बताना है, कौन सा गलत सुमेलित है।
ये कृषक आंदोलन दे रखे हैं, इधर नेता दे रखे हैं। बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बीकानेर किसान आंदोलन और इसके नरोत्तम लाल जोशी। कौन सा असुमेलित है वो हमें जांच करनी है, ठीक है। तो मैं आप इससे पहले थोड़ी सी और बता दूं आपको, एक दो और जो कोटा, चलिए पहले इन्हीं पर बात कर लेते हैं। बिजोलिया की बात करूं तो ये 1897 से शुरू होता है, 1941 तक चलने वाला है, ठीक है ना। ये 3 चरणों के अंदर चलता है। तीसरा चरण 1916 से लेकर के 1927 तक होता है और इस चरण में ही विजय सिंह पथिक आकर के इससे मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? विजय सिंह पथिक आकर के मिल जाते हैं। इससे पहले साधु सीताराम दास के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक से, ये बिल्कुल सही है। और बूंदी किसान आंदोलन के प्रवर्तक थे नैनूराम शर्मा, बिल्कुल सही है। बेगू किसान आंदोलन के राम नारायण चौधरी, लेकिन बीकानेर वाले में नरोत्तम लाल जोशी नहीं है, मघाराम वैद। इनका संबंध आता है किससे? इनका संबंध आता है बीकानेर कृषक आंदोलन से, ठीक है ना। तो कौन सा गलत सुमेलित है? 4 गलत सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? यानी जो पट्टा रेख है वो क्या है? आंकलित राजस्व है, सैन्य कर है, बेगार है, आयात निर्यात कर है। तो ये राजस्थान के इतिहास में पट्टा कर, पट्टे से नाम याद होना चाहिए कि ये किसके लिए? ज़मीनों के लिए। किसके लिए? ज़मीनों के लिए। तो ज़मीनों पर जो राजस्व कर आंकलित किया जाता था, या जो आंकलित राजस्व था उसे हम पट्टा कर कह देते हैं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तब तक हम इनकी थोड़ी सी बात करते हैं। खेतड़ी, जहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम में जाना जाता है, या तांबे के हमें यहाँ पर उपकरण देखने को मिलते हैं खेतड़ी झुंझुनू से। सीकर की बात करें तो यहाँ का एक क्षेत्र याद रखना, खंडेला जो कि यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ से? खंडेला सीकर से, ठीक है। तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? बिल्कुल सभी का सही जवाब झुंझुनू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्तक नहीं था? कौन सा था वो? देश हितैषी, परोपकार, जनहितकारक, राजपूताना गजट। इनमें से वो कौन सा था जो कि कौन सी धारा को, जो आर्य समाजी धारा थी उससे अलग था, यानी उसके कह सकते हैं हम उसके विपरीत था, या उसकी विचारधाराओं से अलग था, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा था? बिल्कुल सभी के सही जवाब राजपूताना गजट। कौन सा था? राजपूताना गजट था, जो कि आर्य समाजी विचारधाराओं का संवर्धक नहीं था, ठीक है ना। हाँ, इनको मकबूल हसन के द्वारा निकाला जाता है अजमेर से, ठीक। और ये जो देसी राजाओं थे, देसी राजाओं में के खिलाफ था, यानी कि जनता को जागरूक करने के लिए, जन चेतना फैलाने के लिए, जन चेतना जागृत करने के लिए। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर पहली बात तो कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। और कहाँ मनाई जाती है? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर। तब तक मैं बूंदी की बात कर लूँ तो कल हमने पढ़ा था भाद्रपद कृष्ण तृतीया को यहाँ पर बूंदी में एक तीज मनाई जाती है, जिसे हम कजली तीज बोलते हैं। कजली तीज, तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की, याद रखना है। यहाँ पर मेवाड़ महोत्सव, मीरा महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव देखने को मिलता है, ठीक है ना। और आगे हम बात करें गुलाबी गणगौर की, तो नाथद्वारा के अंदर बनाई जाती है। और नाथद्वारा में याद रखना, जो द्वारिका जी का मंदिर है, या जो नाथद्वारा का मंदिर है, वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। कृष्ण लीलाओं के चित्रों को जो उकेरा जाता है उसे हम फड़ चित्रण के नाम से जानते हैं। कृष्ण लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है नाथद्वारा के अंदर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस दिख रहा है सभी को, बिल्कुल सुमेलित कीजिए। यहाँ संस्थान दी गई हैं और यहाँ पर स्थापना वर्ष हैं कि कौन सी संस्था की स्थापना किस वर्ष में की जाती है।
हम बात करें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो इसकी 1919 में की जाती है और वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है। कहाँ? वर्धा महाराष्ट्र में। और आगे बात करूं इसको करने वाले कौन थे तो विजय सिंह पतेक, विजय सिंह पतेक, आगे राम नारायण चौधरी, इनके द्वारा क्या की जाती है? इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है। आगे बात करूं मैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की जाती है 1921 में। और देश हितैषणी सभा की बात करें हम और अखिल राज्य देसी राज्य लोक परिषद की तो इसकी की जाती है 1927 में और इसकी 1877 में। देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 4 और 4 सिर्फ एक ही में है। किस में है? एक में है। बिल्कुल सभी के सही जवाब। राजस्थान सेवा संघ 1919, बी में 3, देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में की जाती है। अखिल राज्य देसी परिषद की स्थापना 1927 में की जाती है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 के अंदर की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? इनमें से कौन सा था जिसने राजस्थान के जो राजसी शासक वर्ष था उनकी शिक्षा पर बल दिया? बताइए। कर्नल लॉच, कैप्टन बाल्टर, लॉर्ड लेस्डाउन और लॉर्ड मेयो। बताइए कौन सा था? जब तक मैं बात कर लेता हूँ। लॉर्ड मेयो अजमेर में लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं। किसकी करते हैं? मेयो कॉलेज की। मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं। लेकिन जो पृथक शिक्षा पर जो पहले बल दिया था वो दिया था आपके कैप्टन बाल्टर ने। किसने दिया था? कैप्टन बाल्टर ने इस पर बल दिया था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है हेमचंद्र द्वारा, श्रीधर व्यास द्वारा, ईश्वरदास द्वारा और असाहित द्वारा। बताइए कौन सी है जो कि राजस्थान की क्या कहलाती है? प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। वो बताना है किसके द्वारा है। बिल्कुल सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। क्या है? असाहित द्वारा। किसके द्वारा? असाहित द्वारा। मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये जो असाहित है ये 4 खंडों में है। कितने खंडों में है? सॉरी, प्रारंभिक रचना हंसावली ये 4 खंडों में देखने को मिलती है। 366 और 368 के समथिंग हमें इसमें छंद देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो किसके द्वारा? असाहित के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट बात करूं आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से बेहद ही शानदार क्वेश्चन लिया गया है। इसको आपको सॉल्व करना है। माउंट कोसियस की बात करें हम और कौन से महाद्वीप पर हैं? पर्वत शिखरों महाद्वीपों पर। ठीक है, माउंट कोसियस की बात करते ही हम सीधे कहाँ जाते हैं तो माउंट कोसियस को जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। किलिमंजारो की बात करूँ तो ये अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो। आगे अल्ब्रुश की बात करूँ तो यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। कौन? अल्ब्रुश। इसको एल्ब्रुश भी मिल जाता है। एल्ब्रुश इंग्लिश में देखना, बिल्कुल सही पैटर्न है इसका। और मैकिनले की बात करते हैं तो हम उत्तरी अमेरिका की चोटी देखने को मिलती है। चलिए मिलान कीजिए अब। बताइए, पहले देखा था हमें इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा था, हमें सिर्फ इसका पता था। चलो मान लिया किलिमंजारो का। किसका? किलिमंजारो का। तो किलिमंजारो की जो चोटी है वो कहाँ देखने को मिलती है? वो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है, यानी डी में 2। और फिर हम यहाँ से आसानी से अपने आंसर को करेक्ट कर सकते थे। सेकंड बात करूँ मैं, माउंट कोसियस को ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, यानी ए में 3 देखने को मिलेगा। आगे मैकिनले की बात करते हैं और मैकिनले उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है। और फिर हमारी एल्ब्रुश है वो यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस एलिमिनेशन मेथड में भी आप अपना कॉमन सेंस थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं फैक्ट, तो भी हम इनको सही कर सकते हैं। बेहद ही पसंदीदा क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है।
और अब आपको भी बताना है, क्या बताना है? एसिड रेन अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए प्रदूषक एवं जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? हमने एसिड रेन का क्वेश्चन पिछली 2018 की में जो RS हुआ था उसके अंदर भी देखा था। देखिए इसके जो कारण होते हैं वो होता है NO2 और SO2, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SO2, यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसकी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारण होते हैं या प्रदूषित करते हैं। तो कौन कौन करते हैं? NO2 और SO4, यानी कि A और B, A और B, बिल्कुल 4 ऑप्शन 4 इज करेक्टेड। ठीक है, आगे थोड़ा सा मिथेन पर चर्चा कर लूँ मैं। मिथेन को हमने देखा था, क्या देखा था कि मिथेन है जो आपके CNG का एक महत्वपूर्ण घटक है। और LPG की बात की थी तो LPG में हमने 2 देखा था, B और P। क्या BP हाई हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन इसके घटक है। चलिए आगे पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ये हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन है जो किसी भी जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो सकते हैं। भूमंडलीय तपन, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक वास का विखंडन, इसे प्राकृतिक वास का विखंडन यानी प्रकृति का, जब मनुष्य की जनसंख्या अधिक होगी तो मनुष्य की जनसंख्या अधिक होने के कारण जो प्रकृति के द्वारा जीव जंतु हैं उनके आवासों को नष्ट कर दिया जाएगा। तो वही कह रहा है प्रकृतिवास का विखंडन बिल्कुल है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण बिल्कुल है। तो ये 3 तो बिल्कुल हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन करना ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं लग रहा है। भूमंडलीय तपन की बात करूं मैं, ग्लोबल वार्मिंग की, तो होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी के अंदर आते हैं या पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो यहाँ से कुछ किरणें वापस लौटती हैं। क्या होता है? वापस लौटती हैं। लेकिन इन गैसों के जमाव की वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह हैं, इनके जमाव की वजह से ये गैसें यहाँ पर ही रुक जाती हैं, इसके ऊपर कम ही गैस निकल पाती है। इससे क्या होता है? इससे टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर हाई हो जाता है। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो पृथ्वी पर जो ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर पिघल करके महासागरों के अंदर आएंगे और महासागरों में स्थित देशों पर डूबने का खतरा मंडरा जाएगा। जैसे मैं बात करूं जापान के, अपने जापान देखने को मिलता है और इधर श्रीलंका है। कई ऐसे द्वीप हैं जो कि इस समस्या का बहुत बड़ा शिकार हो सकते हैं और अब ज्वलंत मुद्दा भी है भूमंडलीय तपन। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम। अब इनमें से सही चयन करना है कि संकट हो सकते हैं। तो A, B, C संकट हो सकते हैं, यानी D नहीं हो सकता तो D को हटा देंगे हम सबसे पहले। अब A तो हमें पता ही है कि भूमंडलीय तपन तो होगा ही होगा, तो बिल्कुल A, B, C। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में आप अपने कॉमन सेंस को भी यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बिल्कुल फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से औद्योगिक प्रदेशों से क्वेश्चन लिया गया है और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है कि लंकाशायर, डर्बीशायर, यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? डर्बीशायर। सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक। रूर जो कि जर्मनी के अंदर है और रूर नदी के किनारे है। रूर नदी को हम कोयला ढोने की नदी के नाम से भी जानते हैं, कोयला ढोने वाली नदी। और इसकी और बात करूं मैं रूहर की, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करूं मैं दक्षिण अपलेशियन, तो दक्षिण अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है और कैहिन जापान में। ये भी सूती वस्त्र उद्योग के साथ में हमारे लोहा इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक, ऐसे ही आपको याद रखना था। जैसे अभी मैं बात करूं, अभी पूछा था उन्होंने, एक तो पूछा था मिडलैंड किस देश में है और न्यू इंग्लैंड किस देश में है। मिडलैंड और न्यू इंग्लैंड किस देश के अंदर औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। मिडलैंड की बात करते हैं, मिडलैंड का नाम आते ही हमें कहाँ पर जाना है? यूके के अंदर जाना है।
और न्यू इंग्लैंड का नाम आते ही यूएसए के अंदर जाना है। बेहद ही सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं दोनों की दोनों। मिडलैंड की हम बात करें, इसे काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये थे। अब इनको चले मिलान कीजिए। देखिए ए में 3, 1 2 3 जगह है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रूहर 2, 1 2 जगह है। आगे बात करते हैं दक्षिणी एप्लेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी 1 और फिर 4। ऑप्शन 2 इज करेक्टेड। ठीक, ऑप्शन 2 इज करेक्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि हुई है। कथन कारण से दिया गया है कि जो भारत में हरित क्रांति, तो मैं हरित क्रांति की बात करूं तो हरित क्रांति को जो विलियम गॉड के द्वारा ये हरित क्रांति शब्द दिया जाता है, विश्व स्तर पर नॉर्मन ई वॉरलॉग के द्वारा शुरू की जाती है। और 1966-67 में जो भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। और इससे चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम हरित क्रांति को लेकर के। मैं बात करूं हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति को जो शब्द दिया था, हरित क्रांति शब्द देने वाले थे विलियम गॉड। कौन देने वाले थे? विलियम गॉड। विलियम गॉड ने ये शब्द दिया था। आगे बात करूं मैं, इसको विश्व स्तर पर लाने का श्रेय या विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय ये दिया जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक, आगे बात करूं मैं, भारत में लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। स्वामीनाथन को, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया। ठीक है ना। एम.एस. स्वामीनाथन का जो 1966 से लेकर के 1967 के अंदर क्या किया था, ये अपने अंदर क्या लेकर के आए थे, ये हरित क्रांति। एक और ऑपरेशन फ्लड से पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड है दुग्ध क्रांति से संबंधित। किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति से संबंधित। किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करूं मैं। ठीक है, तो ये कुछ हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ, यानी कि इससे असमानताएं क्या आई? तो देखिए, हरित क्रांति का जो विस्तार हुआ था, या हरित क्रांति के जो हम क्षेत्र देखते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इन राज्यों में क्या हुआ? इन राज्यों में उत्तम किस्म के बीज, उत्तम कोटि के जो उर्वरकों का प्रयोग किया गया और यहाँ की पैदावार अधिक हो गई। इसी के बजाय इधर देखते हैं हम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन प्रदेशों में क्या हो गई? क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हो गई। क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न कैसे? यहाँ पर तो पैदावार अधिक होने लगी, पंजाब हरियाणा के यहाँ के किसान सशक्त सक्षम थे तो यहाँ पर अधिक होने लगी, लेकिन वहीं इनकी तुलना में ये किसानों को भारी संकट या इनको यहाँ पर पैदावार का ऐसा कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो इससे क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो वो कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। बिल्कुल, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, क्योंकि उस समय हमारे भारत एक ऐसी समस्या के साथ जूझ रहा था कि यहाँ पर खाने के दाने नहीं थे। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी। बिल्कुल हुई थी, लेकिन क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, उसके हरित क्रांति में उत्पादन वृद्धि से कोई भी ऐसा स्पष्ट कारण नहीं बन रहा। हालांकि कथन दोनों सत्य हैं, लेकिन ये इसकी सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा। अगर ये होता कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप या क्षेत्रीय असमानताओं का कारण हरित क्रांति का जो पूर्वोत्तर राज्य, जो हमारे उत्तरी राज्य हैं, उनमें अधिक संसाधनों की उपयोगिता थी और हमारे जो इधर वाले राज्य हैं, उत्तर पूर्व वाले, उनमें संसाधनों की कमी थी, तो फिर भी मान सकते हैं। लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है। ए और आर सही है, परंतु ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। ये 13-14 का जो आंकड़ा है वो अभी भी वर्तमान में जारी है, यानी अभी भी वही क्रम है। कैसे कि मैंगनीज उत्पादक राज्यों में निम्न में से कौन सा क्रम सही है?
निम्न, उच्च से निम्न की ओर, किससे उच्च से निम्न की ओर बताना है। चलिए बताइए, तब तक मैं मैग्नीज को लेकर राजस्थान में बात कर लूँ। मैग्नीज की जैसे ही हम बात करते हैं तो राजस्थान में यहाँ देखने को मिलती है एक तलवाड़ा झील, तलवाड़ा क्षेत्र है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कौन से में? बांसवाड़ा में। ठीक, अब आपको बताना है पहले स्थान पर बिल्कुल मध्य प्रदेश है, सेकंड पर ओडिशा है, थर्ड पर आंध्र प्रदेश है और फोर्थ पर राजस्थान है। ऑप्शन ए इज करेक्टेड। ये अभी 23 में भी, 22-23 में भी याद रख सकते हो। देखिए, एक जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये गलियारे को लेकर के, गलियारे को लेकर के आपके 16, 18, 21 और 23 चारों की चारों ईयर में क्वेश्चन हैं। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मैं कुछ टॉपिक बताऊं आपको। एक तो सीएम को लेकर के सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आरपीएससी को लेकर सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य मानवाधिकार को लेकर के सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा मैं बात करूं आपके सामने, आपका तीसरा आ जाएगा। तीसरा है, एक तो औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के, विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और एक उनकी चोटियों को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस बने हैं। एक और याद रखना, लोकायुक्त से भी हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे और भी कई टॉपिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस रिपीटेड किए जा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, इनसे भी हर बार क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। और भी आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से, जब पूरा पेपरों का एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद निकालेंगे कि किस किस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आगे की रणनीति भी उसी हिसाब से बनाई जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें रणनीति बनानी कैसे है, ठीक है। तो चलिए लास्ट करते हैं 23 की। तो उत्तर दक्षिण गलियारे यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्न नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन करना। यानी ये हमसे बात कर रहा है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो उत्तर दक्षिण का हमारा कॉरिडोर है उसको लेकर के, ठीक। अब इसके बारे में हमें बताना है। मैंने बताया था उसी दिन कि ये तो है हमारा पूर्व पश्चिम, और यहाँ पर है आपका कौन सा, इधर है पूर्व, ये है पश्चिम। कौन सा है? ये पूर्व है, ये पश्चिम में। यहाँ पर है आपका सिलचर, कौन सा है? सिलचर। और सिलचर जो कि हम जानते हैं असम के अंदर है। कहाँ पर है? असम के अंदर। और इधर है पोरबंदर, गुजरात, पोरबंदर जो कि गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा है, यहाँ पर आकर के आपस में मिल रहे हैं, और यहाँ पर जहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं हम झांसी, या जहाँ पर आकर के मिलेंगे इन्हें हम कहेंगे झांसी। क्या कहेंगे? झांसी पर आकर के ये मिल जाते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं आपसे, आगे है, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर कौन कौन से स्थित हैं, वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम इंडिया का मैप बना लेते हैं और उसके थ्रू समझने का प्रयत्न करेंगे कि कौन से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा है इनमें से सबसे पहले आगरा। चलो यहीं बना देता हूं मैं, एक सेकंड देखना। ये माना हमने हमारा भारत है, और भारत में हमें पूछा है कि इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाना है। सबसे पहले मैं बात करूं आगरा। आगरा है यूपी के अंदर। कहाँ पर है? यूपी के अंदर, ठीक है। तो आगरा यहाँ हो जाएगा। आगरा के बाद में हम आगे चलते हैं ग्वालियर। कहाँ पर? ग्वालियर। तो ग्वालियर हो जाएगा आपका एमपी के अंदर। ग्वालियर कहाँ हो जाएगा? एमपी के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं हम नागपुर। नागपुर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और कृष्णागिरी हो जाएगी तमिलनाडु के अंदर। कृष्णागिरी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर।
तो अब हम जमा सकते हैं। सबसे पहले हमको किसको लाना है, आगरा को, फिर ग्वालियर को, बी और डी, और फिर लेके आना है नागपुर को और फिर कृष्णागिरी को। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। बस आपको उनका थोड़ा सा मैपिंग याद होना चाहिए, बाद में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन जो कि हर बच्चे को आता है इसको बताने का प्रयत्न करेंगे आप सभी। बताइए, ये चोटियां हैं उनको अवरोही क्रम में, पहले मैं बता दूं आपको अवरोही क्रम होता क्या है। कई बार तो यही होता है कि यहाँ पर हम बैठ तो जाते हैं, फिर सोचते हैं अवरोही क्रम होवे क्या है। तो अवरोही क्रम का मतलब, अवरोही का मतलब है पहले बड़े से फिर कम की तरफ, यानी कि 10 से 0 की तरफ, ठीक है। तो अवरोही क्रम में बताना है। तो हमने यहाँ पर एक फेमस जो कथन है वो सुन रखा है कि गुरु से दिल जरा अच्छे कर, रघुनाथ ऋषि का कुंभा मोर, सज्जन मोर खूह में 7 बोली रोज बोल है। तो उनको हमें बताना है। मैं बात करूं आपसे इनको लेकर के, तो शेर सबसे ऊंची चोटी जो देखने को मिलती है अरावली में वो है गुरु शिखर, जो कि 1722 या कहीं कहीं 27 देखने को मिल जाती है। 1722 या 1727 देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करूं, जो सेकंड हाईएस्ट चोटी है यहाँ पर, वो सेकंड हाईएस्ट चोटी है शेर, और शेर की है 1597 मीटर। कितना है, 1597 मीटर। फिर है जरगा, कौन सी है, जरगा। फिर है हमारे पास में सज्जनगढ़, कौन सी है, सज्जनगढ़। और फिर है तारागढ़, कौन सी है, तारागढ़। तारागढ़ की शायद 830 के समथिंग है, और जरगा की जब हम बात करते हैं 1431 मीटर है, ठीक है। और सज्जन की गढ़ की बात करते हैं तो 930 मीटर है, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा था अवरोही क्रम में, तो ये रहा अवरोही क्रम, ठीक। यहाँ तक सबका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे, वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा था उन्होंने आगरा, यहाँ पर पूछा था हमें ग्वालियर, यहाँ पूछा था नागपुर, और यहाँ पूछा था कृष्णागिरी, ठीक है। तो ये थे, यहाँ पर है असम, और ये है हमारा पोरबंदर, यहाँ पर श्रीनगर, और यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी। इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। इसकी बात करूँ तो ये वाला NH44 जो कि सबसे लंबा है, क्या है, सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा NH हाईवे। इसकी बात करूँ NH27, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जहाँ पर मिलते हैं वो कौन सा है, तो वो है झांसी, बिल्कुल झांसी। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। झीलों को लेकर के राजस्थान की किस झील को आर्द्रभूमि सूची में सम्मिलित किया गया है, वो आपको बताना है। बताइए कौन सी इनमें से कौन सी झील है जिसे आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया है। क्या वो जयसमंद है। जयसमंद की बात करूं, उदयपुर जयसिंह के द्वारा बनवाई गई, अर्णोराज के द्वारा, अर्णोराज निर्माता थे। और कहाँ पर है, अजमेर के अंदर देखने को मिलती है। अजमेर में हमें एक और झील देखने को मिलती है, एक और झील देखने को मिलती है जिसे हम पुष्कर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्कर झील बोलते हैं। जैसे राजसमंद झील राजसमंद के अंदर बनती है और राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। इसके नौचौकी की पाल बनी हुई है, इसके उत्तरी भाग पर नौचौकी की पाल बनी हुई है, जहाँ पर हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति देखने को मिलती है, जो कि संस्कृत के अंदर लिखी गई है। किस में लिखी गई है, संस्कृत के अंदर लिखी गई है। आगे बात करूँ मैं सांभर झील आपकी जयपुर में है प्रशासनिक दृष्टि से, लेकिन इसको जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य विस्तृत है, ठीक। एक सेकेंड, तो ये नागौर के मध्य विस्तृत है, ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा है हमसे भी यही पूछा है कि किसको रामसर आर्द्र भूमि में सूची में सम्मिलित किया गया है। तो सांभर झील को रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है 1990 में। और एक और बात करूं मैं, केवला देव, कौन सा, केवला देव जो घना पक्षी विहार है भरतपुर का, इसे 1981 के अंदर रामसर भूमि में सम्मिलित किया गया। ये दो ही साइडें हैं जो रामसर भूमि में सम्मिलित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताएं सभी, राज्य सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। सितंबर 2011, मार्च 2011, अगस्त 2010 और फरवरी 2010। तो बताइए कब किया गया था। तो ये किया गया था बिल्कुल फरवरी 2010 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
27 राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में, इधर आ जाता हूं मैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? बताइए। 8, 12, 14, 10 किस वर्ष बनाया था? जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बिल्कुल किसके साथ में? ए के साथ में, बी के साथ में, सी के साथ में या डी के साथ में? बिल्कुल सभी सही जा रहे हैं, डी के साथ में। चलिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है IGNP से। किससे? IGNP से, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है? कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ IGNP को लेकर के। चलिए, तो IGNP के बारे में हम जब भी बात करें तो यहाँ पर एक बांध है, इस बांध का नाम है हरिके बैराज। यहाँ से एक नहर निकाली जाती है, एक नहर आती है और ये राजस्थान के अंदर जहाँ से प्रवेश करती है, ये हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसकी बात करूँ 204 किलोमीटर मुख्य फीडर नहर की लंबाई है, जो कि मसीतावली हेड तक आती है। कहाँ तक आती है? मसीतावली हेड तक, ठीक है। आगे बात करूं मैं, राजस्थान में ये आगे चलती है और राजस्थान में इस पर 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। देखते हैं हम 7 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी निकाली गई हैं। तो देखिए, सबसे पहली की बात करूं मैं, सबसे पहली जो इस पर लिफ्ट नहर निकाली गई है उसको याद कैसे करेंगे? चौक, पत्ते, कर, गुरु की जय। ठीक है, तो पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ठीक है। फिर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ठीक है। फिर है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। आगे बात करूं, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, ठीक है। आगे बात करें हम, आगे हमारी डॉक्टर करणी सिंह हो गई हमारी कंवर सेन, ये हमारी कंवर सेन है, कंवर सेन, ठीक। ये है करणी सिंह लिफ्ट नहर। ये है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, तो इनमें से हमसे पूछ रहा है कि इनमें से एक और रह गई इसमें बीच में, जो कि तेजाजी लिफ्ट नहर, ठीक है। इनमें से याद रखना है, जो चौधरी कुंभाराम है ये सर्वाधिक जिलों के अंदर जाती है, और जो तेजाजी है ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। और डॉक्टर करणी सिंह और बात करें कंवर सेन की तो ये सबसे लंबी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब उसने पूछा है चौधरी कुंभाराम को लेकर के, तो चौधरी कुंभाराम किस किस में जाती है? तो हनुमानगढ़ झुंझुनू के अंदर जाती है, ठीक। इसी को हम IGNP को क्या बोल देते हैं? पश्चिमी राजस्थान की गंगा। लूनी नदी को भी बोला जाता है, लेकिन नहरों में पूछा जाता है तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसके साथ जाएंगे हम? तो वो जाएंगे IGNP के साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गलत इमेज को पहचानिए। खनिज दिए गए हैं और एक तरफ खान है जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है। यूरेनियम की बात करूँ मैं, कुराडिया, और एक और याद रखना खंडेला सीकर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे यूरेनियम के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। तांबड़ा की बात करूँ, राजमहल और टोंक के अंदर देखने को मिलता है तांबड़ा, जिसे हम गार्नेट के नाम से भी जानते हैं। गुलाबी संगरमल बाबरमाला की पहाड़ियाँ उदयपुर से प्राप्त होता है। जिप्सम पलाना के अंदर नहीं, जिप्सम हमें देखने को मिलता है एक तो भदवासी,
जो भदवासी है आपका नागौर के अंदर, और एक देखने को मिलता है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। एक यहीं से बीकानेर में याद रखना जिप्सी फेरस। कौन सी? जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस जो मिट्टी है वो भी कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर के अंदर पाई जाती है। तो कौन सा युग में गलत है? वो जिप्सम हो जाएगा। हम मिट्टियों की बात बाद में कर लेंगे, कभी क्वेश्चन आएगा जब। आगे क्वेश्चन 30, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वालों को अवरोही क्रम में जमाइए। देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा गया है और 23 में भी यही सेम रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या वालों को अवरोही क्रम में, यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है। हम सबको पता है जयपुर में देखने को मिलती है, उसके बाद जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहाँ है जैसलमेर, और जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 है और ये राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात करूं जयपुर में देखने को मिलता है हमें 595 जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, जिसके साथ ये सर्वाधिक पहले स्थान पर आता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, और 31 हमसे क्या कहता है? वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले अनुसूचित व उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत रखते हैं? माफ कीजिए, ये वाला क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया था। अभी भी पूछा गया था एसटी को लेकर के। तो एसटी की जब हम सबसे अधिक की बात करते हैं तो सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलती है? उदयपुर के अंदर देखने को मिलती है। फिर सेकंड की बात करते हैं तो ये डूंगरपुर के अंदर देखने को मिलती है, और सबसे कम की बात करते हैं तो ये आपको बीकानेर और नागौर के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो एसटी की जनसंख्या वो सबसे अधिक तो कहाँ? उदयपुर, डूंगरपुर, और सबसे कम की बात करते हैं तो बीकानेर, नागौर के अंदर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये समझ पर आधारित क्वेश्चन है। जिसने मैपिंग को अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे हमने ये माना अपना राजस्थान है, इसमें सबसे पहले हमें पता है इन चारों में से बूंदी आएगा। कौन सा आएगा? बूंदी आएगा। ठीक है, बूंदी के बाद में जब हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है हमें अजमेर के पास में ही है नागौर, और यहाँ देखने को मिलता है उदयपुर। जब आप मैपिंग को देखोगे तो उदयपुर नागौर से थोड़ा सा दूर दिखाई देता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बूंदी, ए। फिर उसके बाद में आएगा आपका अजमेर, बी। उसके बाद में फिर आएगा नागौर और फिर आएगा आपका उदयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनकपुरा और सरवाड़ खान है जिस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है क्या है? ये सरवाड़ आपका अजमेर का है और जिसके लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? बताइए आप फटाफट, बिल्कुल सभी अच्छे से। पन्ना, पायराइट, बैराइट्स और तांबड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके कुछ संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र और जिला दिए गए हैं, उनके साथ में मिलान करना है। जब तक मैं आपको कुछ और संरक्षित क्षेत्र बता देता हूँ। फूलिया खुर्द जो कि भीलवाड़ा का है, इसको संरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। एक शाहबाद तलहटी और शाहबाद में 2 हैं, एक तो शाहबाद के नाम से शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व और एक है शाहबाद तलहटी। इसको भी ये दोनों कहाँ पर हैं? 12 के अंदर देखने को मिलते हैं। इनको भी क्या दिया गया है? वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। आगे बात करूँ मैं मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपका झुंझुनू में देखने को मिलता है। और मैं बात करूँ भीड़ की, भीड़ फर्स्ट और भीड़ सेकंड, ये दोनों की दोनों कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये झुंझुनू के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे बात करूँ मैं गोगुलाब के आगे ही रोठू भी आपका नागौर में देखने को मिलता है, गोगुलाब और रोठू। और गुड़ा बिश्नोई की बात करते ही हम जोधपुर के साथ जाएंगे। जोहड़बील बीकानेर के अंदर संरक्षित क्षेत्र है। तो ये कुछ संरक्षित क्षेत्र थे, अब इनका मिलान करना है। बताइए, जोहड़बीड़ ए के साथ 4 तो 2 जगह 4, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर 3 दोनों के साथ में है, गोगुलाब नागौर और भीड़ झुंझुनू। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट,
देखिए अरावली के संबंध में एक कथन दिया गया है और उस कथन में हमें क्या छांटना है, नीचे दिए गए सही उत्तर का सही उत्तर छांटना है। बताइए, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान, ये अरावली की स्थिति है और इधर पश्चिम में देखने को मिलता है हमें मरुस्थल और इधर पूर्व में है मैदान। ठीक है, तो अरावली पश्चिम से पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, यानी कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती बिल्कुल यहाँ से आकर के ये अरावली की वजह से पूर्व में विस्तार नहीं होता। तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से, सभी का तो नहीं कह सकते लेकिन अधिकांश नदियाँ, क्योंकि कई नदियाँ जैसे चंबल है, माई है, ये सब कहाँ से आती हैं, बाहर से देखने को मिलती हैं। और भी कई नदियाँ हैं जो यहाँ से उद्गम नहीं होता है, तो अधिकांश बोल सकते हैं हम। आगे चलते हैं। राजस्थान में वर्षा का विस्तार प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, इसको समझिए। यह राजस्थान में यहाँ से आप देखोगे तो अरावली देखने को मिलती है। ठीक है ना, जब हमारे पास में मानसून आते हैं तो यहाँ से ये मानसून तो सीधा निकल जाता है और इस वाले क्षेत्र में वर्षा देखने को नहीं मिलती। जब यहाँ से आता है और इस अरावली से टकराता है और इस अरावली से टकराने के बाद में इधर बारिश करता है, तो ये वर्षा के प्रारूप को तो प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, प्रभावित नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। बिल्कुल, इसे हम राजस्थान का खनिजों का अजायब घर के नाम से जानते हैं और सर्वाधिक धात्विक खनिज हमें देखने को मिलते हैं, यानी ए और डी इज करेक्ट, ए और डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 35 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 और 36 पूछा गया है इंडियन पॉलिटी से और इंडियन पॉलिटी के भी 1919 के अधिनियम को लेकर के पूछा गया है। चलिए बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। 1919 का जो अधिनियम था वो 19 में लागू हुआ था। ये अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे, माउंटेन्ग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड माउंट चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। बिल्कुल हमको पता है जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, जिसे माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मार्ले मिंटो की जब हम बात करते हैं तो 1909 का जो अधिनियम होता है उसको हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो उस समय जो भारत के वायसराय राज्य सचिव थे वो कौन थे, माउंटेन्ग्यू, एवं जो वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। राज्य सचिव माउंटेन्ग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि इसको माउंटेन्ग्यू को मार्ले मिंटो के नाम से नहीं जानते। ये सही है, 1919 में इसको अधिनियम को लागू है, 1921 में जाकर के लागू होता है और 19 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की जाती है। आगे, इसको मार्ले मिंटो के नाम से नहीं जानते, माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नियम के नाम से जानते हैं। और उस समय माउंटेन्ग्यू भारत के राज्य सचिव थे और जो हमारे चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। ये कथन सत्य हैं दोनों। आगे, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया था। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे उनको अलग कर दिया था। अब क्या बताना है हमें, अच्छा इसमें यही छांटना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो बिल्कुल हमारे सामने कौन सा कथन असत्य आ जाएगा, तो वो कथन है आपका कथन नंबर 2। इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से नहीं जानते। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि असत्य कथन को बताइए। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है बताना है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। बिल्कुल, जो बम्बई राज्य था आपका उसको महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर विभाजित कर दिया था। मैसूर कर्नाटक राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं किया गया था, तमिलनाडु किया गया था मद्रास का। किसका, मद्रास का। मैसूर से कर्नाटक बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेशों की सूची में था, बिल्कुल था, और 1 नवंबर 1956 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, आगे, गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया। बिल्कुल, गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। और असत्य देखना था हमें, तो वो क्वेश्चन 2 आंसर जो 2 है हमारा वो असत्य हो जाएगा।
आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों से, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बात करूं इनके भाग 4 क में ये देखने को मिलते हैं, और आर्टिकल जब हम देखते हैं, आर्टिकल देखने को मिलता है 51 ए में या क में, ठीक है ना। इसमें जब जोड़े गए थे तब 10 जोड़े गए थे, यानी 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है कि 6 से 14 वर्ष वाले जो बालक हैं उनके माता पिताओं का ये परम कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को क्या कराएं, अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्रदान करवाएं। पहले की हम जब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, पहले के अंदर लिखा गया है कि हमें संविधान के जो आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना है, और राष्ट्र का हमें जो प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान करना है, ठीक है ना। तो याद रखना ये 1976 में सम्मिलित किए गए थे। और बात करूं मैं 42वां संविधान संशोधन था, और किसकी समिति थी, तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जितने मूल कर्तव्यों को सुझाया वो थे 10, ठीक है ना। तो उनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के समय पर लगाया जाता है। इस समय हमारी जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो कितना होता है बताइए। तो जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है उसका कितना कार्यकाल होता है, बिल्कुल सभी बताने का प्रयत्न करें कितना होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो केंद्रीय सूचना आयुक्त का क्या होता है, कार्यकाल होता है। नेक्स्ट बात करूं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा की, किसकी, लोकसभा की, फिर राज्यसभा की, विधान परिषद की या विधानसभा की। देखिए संसद के अंग होते हैं 3 और सदन होते हैं 2। सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। कौन सा, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और अंग में बात करते हैं तो इसका अंग होता है राष्ट्रपति। कौन अंग होता है, राष्ट्रपति। उसी प्रकार से जब हम विधानसभा की बात करते हैं और विधान परिषद की बात करते हैं, तो ये दोनों की दोनों अंग किसके या सदन किसके होते हैं, तो ये होते हैं आपके विधानमंडल के, किसके होते हैं। और इसका तीसरा अंग होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। जबकि सदन कितने होते हैं, सदन 2 ही होते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं आपसे विधानमंडल को लेकर के। देखिए विधानमंडल में हमने देखा था विधानसभा और विधान परिषद को। विधानसभा की बात करते हैं तो आर्टिकल 170 प्रावधान करता है, और 169 विधान परिषद को जो गठन और उत्साधन का बताता है, गठन और उत्साधन का काम करता है। कौन, 169। 170 में विधानसभा और विधानमंडल की बात करते हैं तो 168 में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं इनका एक अंग है जो राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो राज्यपाल 153वें आर्टिकल के अंदर हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। और 154 में उसकी समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होंगी, तो वो राज्यपाल के अंदर निहित होंगी। उसी प्रकार से जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में देखना आप, संसद का याद रखने का सरल तरीका है सरला। क्या है, सरला। यानी संसद की बात करते हैं तो 79 में है। और राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, राज्यसभा आपको देखने को मिलती है 80 के अंदर, और आपको ये जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा देखने को मिलती है 81 के अंदर। किसके अंदर, ये आर्टिकल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे इसका एक और अभिन्न जो सदस्य होता है या इसका अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 52 में देखने को मिलता है। और 53 में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। तो ये विधानमंडल और विधान परिषद को लेकर के बातें थी। अब हम बात करें इसमें से कौन सा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है, तो आर्टिकल मैंने लिखा है 169, यह गठन और उत्साधन का काम करता है। यानी आप इसे बना भी सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। बनाने की बात करें तो अभी तक 6 राज्यों के अंदर ये देखने को मिलता है। उन राज्यों में आपका है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका,
कर्नाटका। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, तो इनके अंदर विधान परिषद देखने को मिलती है, ठीक है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, विधानसभा देखने को मिलती है। अब इसको क्या है, जैसे राजस्थान और पश्चिम बंगाल, इन्होंने प्रस्ताव भेजा है लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ। जैसे इसकी प्रक्रिया समझिए, विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित करने के बाद में संसद के पास आएगा और संसद उसके लिए बाध्य नहीं है कि उसे पारित करे या ना करे। इसके लिए इसके पास में कोई बाध्यता नहीं है, अगर वो चाहे तो पारित कर सकती है और वो चाहे तो पारित नहीं कर सकती, इतना आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, एक उड़ीसा भी सम्मिलित है उनके अंदर, विधान परिषदों के अंदर, ठीक है। तो कौन से को कर सकते हैं, तो विधान परिषद को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 169 के तहत कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका 41, और 41 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है पेशा एक्ट को लेकर के। पेशा एक्ट का मतलब होता है कि पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यानी पंचायती राज का किन क्षेत्रों में अधिनियम में परिवर्तनीय नहीं होगा, वो आपको फाउंड आउट करना है। बताइए, मैं पंचायती राज की या पेशा एक्ट की बात करूं तो जो पेशा एक्ट का गठन किया गया था वो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर किया गया था। किसकी समिति पर, दिलीप सिंह भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सुधारे पर यह पेशा एक्ट को बनाया गया था। अब इसमें कौन से में परिवर्तनीय नहीं है, देखिए राजस्थान में है, बिल्कुल है, गुजरात में है, बिल्कुल है, और झारखंड में है, तो मतलब असम, मेघालय और तमिलनाडु के अंदर ये परिवर्तनीय नहीं होगा। कौन, पेशा एक्ट। आगे बात करें हम, पेशा एक्ट ये था कि जो पंचायती राज थे उनका जो एक्सटेंशन एरिया था, उनकी संस्कृति सभ्यताओं को बचाने के लिए उस क्षेत्र में आप उसमें परिवर्तनीय नहीं कर सकते। ये कौन कहता है, पंचायती राज अधिनियम 1996 वाला, ठीक है। आगे, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक एक सीट है, वो बतानी है आपको। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप। सिक्किम में एक है, गोवा, मेघालय, नागालैंड, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी। अब बताना है आपको इनमें से केवल ऐसे कौन से केंद्र शासित या राज्य हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एक सीट है, ठीक है। तो वर्तमान में बात करूं मैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरेटरी हैं, ठीक है ना। ये तो स्टेट हैं और ये 8 यूनियन टेरेटरी हैं। और इसकी बात करूं मैं तो इसमें किसमें एक एक सीट है, तो चंडीगढ़ है आपका, सिक्किम है आपका और मिजोरम है, जिसके अंदर एक एक सीट ही दिखाई देती हैं, एक एक सीट होती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 43, और 43 आपका मौलिक अधिकारों से लेकर के क्वेश्चंस पूछा गया है। मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मैं आपके भाग 3 के अंदर देखने को मिलते हैं, भाग 3 के अंदर देखने को मिलते हैं 12 से 35 तक इनको देखा जाता है, ठीक है। और 12 से जो 32 तक हैं ये हमें मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। 3 इनको कुछ सैन्य अधिकारों के जो कटौतियां हैं उनको लेकर के किया जाता है, और संसद को कुछ प्रावधान बनाने के अधिकार उनमें दिए जाते हैं, उनको लेकर के 33, 34, 35 में उल्लेख किया गया है। हम बात करें 12 की, तो 12 में लिखी गई है राज्य शब्द की परिभाषा। ये वही परिभाषा है जो आर्टिकल 36 के अंदर भी लिखी गई है, ठीक है। जब हम 13 की बात करते हैं तो 13 के अंदर लिखा गया है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द की हमें दिखाता है, यानी विधि के समक्ष समता और विधि के समान समता, ये दोनों हमें कौन सा बताता है, आर्टिकल 13। 14 की बात करते हैं तो ये हमें बताता है समानता को लेकर के। 15 जो धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर आप उनमें विभेद नहीं कर सकते। 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता को बताता है। 17 अस्पृश्यता को बताता है। 18 उपाधियों के अंत को बताता है। 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से दिलाता है और 20 हमें दोष शक्ति में संरक्षण दिलाता है। 21 जीवन के अधिकार के बारे में है। 21 कै शिक्षा के अधिकार के बारे में है। 22 दोस्त सिद्धि संरक्षण के संबंध में है। 23 आपको देखना है किसके संबंध में है, ये आपका बलात्श्रम के संबंध में है। 24 बाल श्रम के संबंध में है। और 25 में जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है।
तो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्र की अल्पसंख्यकों को उनके समुदाय बनाने के लिए कर राजस्व इकट्ठा करने के लिए इनका उल्लेख देखने को मिलता है। विशेष आप याद रखना 17 वाले को अस्पष्टताओं का अंत याद रखना, 18 वाले को उपाधियों का अंत याद रखना, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को याद रखना, 20 में आपको 21 में याद रखना जीवन के अधिकार को, 21 के में याद रखना जो शिक्षा का अधिकार है उसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। और 12 में राज्य, 13 में हमने पढ़ी लिया न्यायिक पुनरावलोकन, 14 में समता के और 15 को लेकर के जो लोग जो धर्म मूल वंश जाति के आधार पर उन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध हमने पढ़ा है 18 के अंदर किया गया है। और धार्मिक मामलों प्रबंधन की स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 में किया गया है। तो चलिए मिलाइए, मैं कहूँ आपसे, आपको इनमें से नहीं भी आ रहा तो हमें यह पता है उपाधियों का अंत 18 में, ऐसा नहीं है उपाधियों का अंत सभी जगह किया गया है। शिक्षा और सेना को छोड़ करके आप उपाधियां धारण नहीं कर सकते, लेकिन जैसे देश के सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, और इनको आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप किसी विदेश से भी कोई उपाधि धारण कर रहे हो या कोई धारण कर रहे हो तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी, ठीक है ना। तो ये प्रावधान किया गया है। आगे बात करूं मैं, शिक्षा का अधिकार 21A में है, तो आप उपाधियों का अंत 3 के साथ जा सकते थे और 3 2 में है, मतलब इस ऑप्शन को हम काट सकते थे, इसको काट सकते थे। सेकंड बात करूं, डी में 2 है और डी में 2 सिर्फ एक ही जगह है। फिर बचते हैं हमारे पास में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये 26 में देखने को मिलती है। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये हमें देखने को मिलता है 29 के अंदर। तो इसके लिए सही जवाब जो होगा वो होगा आपका 3। एक और याद रखना, जो आपका 21A है इससे पूछा जाता है ये किस अधिकार में है, और आपको ये कमेंट करके बताना है ऑप्शन, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, या फिर जो हमारे 19 अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे आपको बताना है ये किसके अंदर दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेतक था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। अपशिष्ट विषय केंद्रीय विधायिका को आवंटित किए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं था, ये आपको बताना है। बिल्कुल आप बताइए ये कौन सा था। समय हो गया, ठीक है चलते हैं। बिल्कुल आप सभी को ये बताना है कि ये किस में नहीं था। किसके बारे में पूछ रहा है? अधिनियम 1935 के बारे में। ये प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेतक था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ये अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी जल्दी से जल्दी बताएं। बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी, तो आप बताइए फटाफट। इसको मैं जब तक एक और चीज़ बता दूं कि 1935 का जो था इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। किसको? 1935 के अधिनियम को। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था। आगे इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, क्योंकि जो 1919 में हमने देखा था, 1919 में जो केंद्र और शासन में शक्तियां विभाजित की थी, इसमें आकर के ये समाप्त कर दी जाती हैं। लेकिन अपशिष्ट विषयों पर प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। नहीं, प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं, ये संसद को अधिकार था कि वो अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा हमारा? 4। चलिए नेक्स्ट बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और बहुत ही बेहद प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, आपको बताना है ये कैसी प्रक्रिया है। क्या ये न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, या कार्यपालिका प्रक्रिया है? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बिल्कुल, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ये 16 छोड़ो, अभी 23 तक भी यही रहने वाला है या यही रहेगा। 5, 6, 3, 4 बार। बताइए, जब तक मैं आपको बात करूं,
बात है 1967 की, बात है 1977 की, बात है 1980 की, और बात है 1992 की। ठीक है ना। इनके अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। पहले की बात करूं मैं, पहले में जो थे संपूर्णानंद राज्यपाल थे, संपूर्णानंद राज्यपाल थे। ठीक है ना। और सेकंड में जो राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी थे, वेदपाल त्यागी थे। और तीसरे में जो थे रघुकुल तिलक थे, रघुकुल तिलक थे। और चौथे में जो थे एम चेन्ना रेड्डी थे। कौन थे चौथे में? एम चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1960, 60, 67, 80, 92, 90, 67, 7, 60 और 80 और 99 में। पहले बार में संपूर्णानंद राज्यपाल, दूसरे में वेदपाल त्यागी, तीसरे में रघुकुल तिलक और चौथे में एम चेन्ना रेड्डी। तो ये 4 बार जो लगा था, उसके जो राज्यपाल थे, राज्यपाल को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आप याद रखना। चलिए बताइए तब तक। 47 सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? परिसीमन आयोग के बारे में बताइए आप, कब की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, तो कितनी थी? 200 थी, 60 थी, 88 थी, या प्रत्येक जिले में 3 विधायक थे। तो उस समय जो निर्धारित की गई थी वो की गई थी आपकी 160। कितनी थी? 160। फिर इसको बढ़ा करके 200 किया गया था। वर्तमान की बात करूं तो कितनी है सदस्य संख्या? 200 है। ठीक है ना। चलिए आगे। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल थे? वो आपको बताना है। हालांकि ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, पर कार्यवाहकों को लेकर के आप याद रखें। चलिए 49 राजस्थान लोक सेवा आयोग। मैंने कहा था ना आरपीएससी हर क्वेश्चन, हर पेपर के अंदर आरपीएससी से लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किसका कार्यकाल सबसे अधिक था। आरपीएससी के रूप में मोहम्मद याकूब का, यतेंद्र सिंह का, सीआर चौधरी का, डीएस तिवाड़ी का। तो बिल्कुल किसका था? डीएस तिवाड़ी का। इनका 1952 से 97 तक या 8 तक, 1958 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है आरपीएससी के रूप में। मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लूँ आपको आरपीएससी को लेकर के। किसको? आरपीएससी को लेकर के। आरपीएससी को हम बोलते हैं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये 1949 में इसका गठन किया जाता है। 1949 में, अगस्त 1949 में गठन किया जाता है। और इसमें जो वर्तमान में एक अध्यक्ष, 7 सदस्य होते हैं, बराबर 8 सदस्य होते हैं टोटल। मैं इनकी नियुक्ति की बात करूं तो इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन इनको हटाने का प्रस्ताव है, या इनको हटाने की जो शक्ति रखते हैं वो रखते हैं राष्ट्रपति। कौन रखते हैं? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति देखो, सदस्यों की और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन कहीं आपको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना करनी है, यानी जेपीएससी की स्थापना करनी है, जैसे एक से अधिक राज्यों के अंदर स्थापना करनी है, उस वक्त नियुक्ति का जो प्रावधान होगा वो नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति के पास में होगा। किसके पास में होगा? राष्ट्रपति के पास में होगा। ठीक है। और हटाने का भी किसके पास में होगा? राष्ट्रपति के पास में होगा। ठीक है। आरपीएससी को लेकर याद रखना। और इसके अध्यक्ष की बात करूं, वर्तमान में संजय कुमार छोत्री हैं। संजय कुमार छोत्री है। ठीक है, जो वर्तमान के अंदर अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। तो ये आरपीएससी को लेकर के कुछ बातें थी, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए हो गया। तो इनका सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में डीएस तिवाड़ी का। आगे जिला आयोजना समिति में निर्वाचित पदन सदस्य कितने होते हैं? बताइए फटाफट। जब हम
जिला आयोजनी की समिति की बात करते हैं तो जेड के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और इसमें क्या कहता है, निर्वाचित तो कितने होनी चाहिए 20 और पदेन कितने होनी चाहिए 3, इनका प्रावधान किया गया है। मैं बात करूं किसको लेकर के निर्वाचित, या हम इसको लेकर के 243 के अंदर हमें नगरीय और जो हमारा ग्रामीण स्वशासन है उसके बारे में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो 20 और 3। चलिए नेक्स्ट, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल बनाए रखेगा। पुलिस पर नियंत्रण बिल्कुल रखेगा। विदेशियों के प्रपत्रों की जांच करना बिल्कुल रखेगा। भू राजस्व दंड नायक के रूप में नहीं है, इसकी किसके रूप में नहीं है, दंड नायक के रूप में इसको भू राजस्व की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, यानी कि 3 होती हैं, तो ए बी सी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। याद रखना, जिला दंड नायक के रूप में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के जो परिपत्रों के यानी कि पासपोर्ट्स हैं उनकी जांच करना, उनके बारे में ब्यौरा रखना, कौन आया कौन गया और कितने दिन रुका, उसने क्या कार्य किया, कैसी गतिविधियां रहीं, उन सभी की जानकारी रखना दंड नायक के रूप में किसका काम है, जिला कलेक्टर का काम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चले। वेरी गुड। हाँ 2 पार्टों में करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत करो तुम्हें ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा तो नहीं होगा टाइम, 60 तक कर लो, चलो फिर बाद बाकी कर लेंगे, या फिर 75 तक ही रेगुलर कंटिन्यूटी रहने दें। देखिए ये पूछा गया बेहद ही अच्छा क्वेश्चन कि राजस्थान, सही उत्तर चुने, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। देखिए कुलाधिपति, जो राजस्थान के अंदर सभी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। लेकिन कोई विधि वाला, कौन सा विधि या केंद्र का कोई यहाँ पर यूनिवर्सिटी है तो उसके कौन होंगे, तो उसके होंगे राष्ट्रपति। कौन होंगे, राष्ट्रपति। ठीक, चलिए आगे। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं होते हैं। सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के भी नहीं होते हैं। तो ये सभी राज्य विश्वविद्यालयों के होते हैं। सभी जो राजकीय राज्य विद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके राज्यपाल। बिल्कुल, एक और याद रखना, राज्यपाल से लेकर के जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं या संरक्षक कौन होते हैं, तो वो होते हैं राज्यपाल। संरक्षक होते हैं, माफ कीजिए, संरक्षित कौन होते हैं, राज्यपाल। ठीक है, आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2007। बताइए फटाफट, कब किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, कब किया गया था बिल्कुल, तो ये किया गया था आपका 18 अप्रैल 2006 को। कब किया गया था, 18 अप्रैल 2006 को। चलिए नेक्स्ट, इधर से दिखता नहीं, चलिए नेक्स्ट। इसमें कह रहा है 54 में सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर इनमें से कौन सा है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की प्रथम अनुशंसा किसने की थी, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-77 ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने और के संतानम संयुक्त ने। लोकायुक्त में के संतानम समिति की बात करूं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसकी स्थापना केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन करता है या किस समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो के संतानम समिति की सिफारिश पर की जाती है। लेकिन हम बात करें लोकायुक्त की तो ये करता है भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और 7। चलिए 55, हाँ थोड़ा सा फास्ट चले। सही विकल्प चुनिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति। अभी हम बात करके आए थे कि अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करना है तो उसको कौन कर सकता है, उसको राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यही पूछा है, नियुक्ति कौन करता है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे 56, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, तो ये 4 बार हुआ था। चलो ध्यान नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, मतलब ध्यान तो कहीं कराएंगा। और ये भामाशाह योजना जो कि हमारी मुख्यमंत्री साहिबा वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा चलाई गई थी, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख सकते हैं हम इसमें कि परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा, जरूरी नहीं है, केवल एक सही है।
भामाशाह योजना के संबंध में। चलिए, ये देखिए दो योजना है, एक तो अनुप्रति योजना और एक अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना निःशुल्क तैयारी करवाने से है, और जो अनुप्रति कोच योजना की बात चल रही है, इसका मतलब ये था जो योजना है अनुप्रति वाली, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसकी, यूपीएससी की, या आप आरपीएससी में यानी कि आरएएस की तैयारी कर रहे हो। तो यूपीएससी के लिए आपको देगी 1 लाख, कितना देगी, 1 लाख। और अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको देगी 50,000। कितने, 50,000। कैसे, तो इसका शिफ्ट होती है अलग अलग। जैसे आप प्रीलिम्स पास करते हो तो इसमें 65,000 दिए जाएंगे, ठीक है ना, 65,000 दिए जाएंगे। फिर आप मेंस में बैठते हो तो मेंस में 25 जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे मेंस में आपको 65-25 दिए जाते हैं, और 65-25 कितने हो जाते हैं हमारे, 25, 70, 70, 20, 80, और बाद बाकी राशि बची जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर दिए जाती है। सेम कंडीशन यही होती है, अगर आप पास कर लेते हो प्री को तो 25,000 दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 25,000 आपको प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद मेंस निकालने पर प्रदान किए जाएंगे 10,000, और 5,000 इंटरव्यू देने पर आपको प्रदान किए जाएंगे। ये अनुप्रति योजना इससे संबंधित थी। तो ये योजना अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। ये इसके लिए विवाह हेतु अभी ध्यान रखना कन्यादान योजना है, वो प्रदान करती है। यही योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करती है। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना इससे संबंधित है। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना, ठीक। आगे, ये योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। अनाथ बच्चों के लिए, जो अनुसूचित हो या कोई भी हो, अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना काम कर रही है। कौन सी, पालनहार योजना, ठीक है। ये योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो बताइए इसमें से कौन था, तो इसमें से जो कोचिंग है उसके लिए क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। सीएम अनुप्रति कोचिंग, और ये भी वही की वही है। चलिए 59 और 59 पूछ रहा है। 59 किससे पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर कौन सा है, बताइए सही उत्तर कौन सा है। तो ये कह रहा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है। राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या है, बताइए। एक वैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, या भारत के चुनाव आयोग की इकाई है। जब हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो 243 के अंदर हमें ग्रामीण स्वशासन के लिए इसका गठन किया जाता है, जो आपके पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाती है। जबकि आपके जो विधानसभा है और जो हमारे सांसद होते हैं लोकसभा, इसके चुनाव कौन करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग। कौन कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग। ये 2 चुनाव करवाती है, ठीक है। तो इसका संविधान में उल्लेख है, बिल्कुल है। तो ये कौन सी संस्था हो जाएगी, संवैधानिक संस्था हो जाएगी। और निर्वाचन आयोग के बारे में एक और कथन याद रखना कि ये एक सदस्यीय आयोग है, और वर्तमान में मधुकर गुप्ता हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक। चले आगे, वेरी गुड। राजस्थान 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। चुनाव की बात करें हम, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी से पंचायती राज का विधिवत रूप से गठन किया जाता है या उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और किस समिति की सिफारिश पर किया था, तो ये समिति थी हमारी, कौन सी थी, फटाफट बताओ कौन सी समिति थी। हाँ बताओ, चलो कौन सी थी। देखिए उनकी बात करूं मैं, 1952 इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया गया था। और मैं बात कर रहा हूं आपसे 2 अक्टूबर 1959 को, जो नागौर के बगदरी से जो पंचायती राज का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। तो उस संबंध में पूछ रहा हूं किस समिति पर, तो ये कौन सी समिति थी, वेरी गुड, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए हुआ क्या था, ये पंचायती राज सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसके लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। ये 3 स्तरों पर बात करता है कि 3 स्तर होने चाहिए। एक तो कौन सा होना चाहिए, एक अपना जिला स्तर पर होना चाहिए, जिला परिषद, और एक खंड स्तर पर होनी चाहिए पंचायत समिति, और एक ग्राम स्तर पर होनी चाहिए, ग्राम पंचायत।
उसका गठन की मांग करते हैं। और इन्होंने कहा कि इसके सफल नहीं होने के पीछे कारण यही है कि आप इसको विधिवत रूप से पहले उद्घाटन कीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से संजोइए, तब जाकर के ये सफल हो पाएगा कार्यक्रम, ठीक है ना। तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और इसके द्वारा 10 बार चुनाव किए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट 61 बहुत है 60, ठीक है। तो चलो आज के लिए सिर्फ 60 ही रख देते हैं, कल 61 से हम शुरुआत पुनः कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लासें हैं अच्छी पसंद आ रही होंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा देखने चाहिए, इससे हमें एक तो एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, दूसरा ये पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण हैं वो रहने वाले हैं। तो इन सभी के लिए सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल कल 61 से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है ना।